स्वागत है आपका इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को। सबसे पहले हेडलाइंस से शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में 3 देशों की यात्रा पर होंगे रवाना। पहले चरण में पहुंचेंगे साइप्रस। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। क्रोएशिया भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी में पुलिस बल को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आज 60,000 से अधिक चयनित सिपाहियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तापमान में गिरावट से राजधानी वासियों को भीषण गर्मी से मिली राहत। यूपी में आज से 21 जून तक मनाया जाएगा योग सप्ताह। जिला, तहसील, ब्लॉक और ग्राम सभा स्तर पर होंगे योग कार्यक्रम। वहीं लद्दाख में भी आज से हफ्ते भर होंगे योगाभ्यास। और इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल वॉर जारी। तेहरान के शाहरान तेल डिपो और तेल अवीव की हाइफा तेल रिफाइनरी पर हमले। आज होने वाली अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता रद्द। तो खबरों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से। पीएम मोदी अब से कुछ देर में 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री साइप्रस गणराज्य जाएंगे। 2 दशकों से भी अधिक समय में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा होगी। पीएम वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। वहां से पीएम सोमवार को कनाडा जाएंगे और G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम की इस सम्मेलन में लगातार छठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहां पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। पीएम यात्रा के तीसरे चरण में 18 जून को क्रोएशिया गणराज्य पहुंचेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां का यह पहला आधिकारिक दौरा होगा। पीएम अपने समकक्ष आंद्रेज प्लेनकोविक के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती के में उत्तीर्ण होने वाले 60,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुलिस बल को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक पहल है। जानकारी के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा संचालित किया गया, जिसमें पारदर्शिता और तकनीकी नवाचारों की मिसाल पेश की गई है। आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 के तहत कुल 48,196 पुरुष और 12,048 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ। यह भर्ती न केवल प्रदेश बल्कि देश भर की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती प्रक्रिया मानी जा रही है, जिसे पूरी तरह से पारदर्शी और हाईटेक प्रणाली के माध्यम से संपन्न कराया गया। इस भर्ती में कुल 48,17,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें करीब 15,49,000 महिलाएं शामिल थीं। परीक्षा नगर क्षेत्र में सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में पूरी निगरानी में कराई गई। प्रश्न पत्र की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों का चयन और अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, फेशियल रिकॉग्निशन और रियल टाइम आधार सत्यापन जैसी तकनीकी उपाय अपनाए गए। सरकार ने केवल चयन तक ही प्रक्रिया को सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रशिक्षण को भी आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम किया है। नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के साथ ही हर आरक्षी को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने पर जोर दिया गया है। और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इससे तापमान में भी कमी आई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए तूफान और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में पूरे हफ्ते हल्की बारिश
या बूंदाबांदी वाला मौसम रह सकता है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में 16 से 20 जून तक तेज हवाओं और गरज के साथ चमक और हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम 4 मिशन एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। इसरो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि फाल्कन 9 LOX लीक को स्पेसएक्स ने हल कर लिया है। इसके अलावा एक्सओएम 4 टीम को नासा के साथ मिलकर ISS में ज़िब्दता मॉड्यूल में आई गड़बड़ी पर काम कर रही है। इसरो ने यह भी बताया है कि वे एक्सियोम 4 के लिए जल्द से जल्द संभावित लॉन्च तिथि पर काम कर रहे हैं। इससे पहले मिशन 19 जून 2025 को लॉन्च किया जाना था। और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में स्थित विशाख रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी है। देश की पहली ईस्ट कोस्ट ऑयल रिफाइनरी देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करती है। विशाख रिफाइनरी का आधुनिकीकरण किया गया है, जिसमें रिफाइनरी की कच्चे तेल को प्रोसेस करने की क्षमता अब 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई है। भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को और भी मजबूती प्रदान करते हुए विशाख रिफाइनरी का अगला लक्ष्य इस क्षमता को 20 मिलियन टन की ओर ले जाना है। देखिए विशाखापत्तनम से हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की यह विशेष रिपोर्ट। विशाख रिफाइनरी, जिसे PSCL विशाख रिफाइनरी भी कहा जाता है, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक प्रमुख रिफाइनरी है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। ये रिफाइनरी देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसकी बढ़ती क्षमता इसे देश की ताकत बनाती है। 10 साल पहले विशाख रिफाइनरी की प्रोसेसिंग क्षमता महज 8.33 मिलियन टन थी, लेकिन आज ये रिफाइनरी अपने आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट के तहत लगातार महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रही है। रिफाइनरी की कच्चे तेल की प्रोसेस करने की क्षमता अब 15 मिलियन टन पहुंच गई है। यह एक नई क्रूड यूनिट, हाइड्रोजन प्लांट, सल्फर रिकवरी यूनिट्स और वैक्यूम गैस ऑयल हाइड्रो क्रैकर को जोड़ने के जरिए संभव हुआ। रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक ने डीडी न्यूज को बताया कि उनका लक्ष्य अगले 5 से 6 वर्षों में इसे 20 मिलियन टन पहुंचाने का है। हम लोगों ने पिछले 10 साल में इस रिफाइनरी में इतने सारे नए प्रोजेक्ट्स कमीशन किए हैं। नया क्रूड यूनिट कमीशन किया है, नया हाइड्रो क्रैकर कमीशन किया है, हम लोगों ने कैप्टिव पावर प्लांट कमीशन किया है, हाइड्रोजन एंड सल्फर रिकवरी यूनिट कमीशन किया है। ये सब हमारे देश के आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है उसकी तरफ हम लोगों ने मेजर काम किया है। ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये सब प्रोजेक्ट लगाया है। 723 एकड़ में फैली विशाख रिफाइनरी अपनी आधुनिक सुविधाओं और उच्च क्षमताओं के लिए जानी जाती है। दरअसल ये एक फ्यूल रिफाइनरी है जो मुख्य रूप से ईंधन आधारित उत्पादों जैसे मोटर स्पिरिट और डीजल का उत्पादन करती है। हम जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो आपकी पेट्रोल की ही है, पर उसमें पहले हम उससे इम्प्योरिटी निकालते हैं तो ताकि वो BS6 के लायक बन सके। को जो पेट्रोल हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल आप यूज़ करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे उसके ऑक्टेन को बढ़ाते हैं। तो वो प्रोसेस जो यहाँ कर रहे हैं वो रिफॉर्मिंग कहा जाता है। वो कुछ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे आपका फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो बहुत अच्छा होता है। विशाख रिफाइनरी में उन्नत प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है जिनका उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना है, साथ ही ईंधन की गुणवत्ता में सुधार करना और परिचालन को बढ़ाना है। रिफाइनरी की क्षमता में वृद्धि से घरेलू ईंधन की मांग को पूरा करने में भी आज खासी मदद मिल रही है। अब हम 15 मिलियन मैट्रिक टन की रिफाइनिंग कैपेसिटी पे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हमारी विदेशी क्रूड पे भी निर्भरता कम हो रही है। कुछ चीज़ें हैं जो इस स्ट्रक्चर को न केवल HPCL का बल्कि भारत का गौरव बनाती हैं। और जब हम मेगा स्ट्रक्चर्स की, बड़े स्ट्रक्चर्स की बात करें ईस्टर्न कोस्ट में, तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हम भारत की प्रगति में और भारत को आगे ले जाने में, रिफाइनिंग कैपेसिटी में, ये हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भारत को, हमारे देश को ये योगदान है। इस रिफाइनरी में लगा एटमॉस कॉलम 73 मीटर ऊंचा है और इसे एक ही टुकड़े में स्थापित किया गया था। ये कॉलम क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट का हिस्सा है और इसकी ऊंचाई से
यह परिसर के सबसे ऊंचे हिस्सों में से एक है। This Vishaka refinery is now 15 mm TPI with VRMP commissioning. So very complex units have come in the refinery, which we have recently commissioned, like CD4, which you are standing on the top. This is atmospheric column, which is at a 76 meters height, and from this you can see the entire refinery bird's eye view. So now we have commissioned all the units of VRMP, and RUF is very close to commissioning. बहरहाल HPCL के विशाख रिफाइनरी में लगातार हो रहे आधुनिकीकरण से न केवल उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी खासी मजबूती मिल रही है। कुल मिलाकर ये रिफाइनरी भारत सरकार की एक रणनीतिक परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज, विशाखापट्टनम। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत संचालित विशाखापत्तनम में कौशल विकास संस्थान आंध्र प्रदेश के युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। आज कौशल विकास संस्थान आंध्र प्रदेश के वंचित युवाओं को मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहायता प्रदान करके उनके जीवन को बदल रहा है। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान विशाखापट्टनम के कौशल विकास संस्थान के युवाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उनके जीवन में नया बदलाव लेकर आया है। भारत की वर्कफोर्स को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विशाखापट्टनम के इन युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने न सिर्फ देश के युवाओं की तकदीर बदल दी है, बल्कि उन युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला भी दिया है। कुछ युवा हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए न सिर्फ अपने हौसलों की उड़ान भरी, बल्कि आज अपने पैरों पर खड़े हैं। मुझे बताइए कि जब आप यहाँ आए थे तो क्या डिसाइड किया था, क्या करना है, कैसे करना है, और आज आप जब कोर्स कर रहे हैं तो किस तरह का विजन लेके कर रहे हैं? जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होगा मेरे साथ, कोई जॉब नहीं था, ओनली ITI था मेरे हाथ में। तो बाद में मैंने यहाँ ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स हो एंड डोमेन ट्रेनिंग सब्जेक्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला एंड मुझे आज होप मिला है कि मुझे ज़रूर सफलता मिलेगी लाइफ में। ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो हौसले को बुनकर आज अपने पैरों पर खड़े हैं। हम उनसे उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। We are all so thankful for this. और हम आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के तहत पहले चरण में साइप्रस के लिए रवाना हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री साइप्रस के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साइप्रस के लिए रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री। 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पहला पड़ाव साइप्रस के लिए है। 3 देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा के लिए, जहां कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे, जबकि साइप्रस और क्रोएशिया में अपने समकक्षों के साथ विशेष बैठकें होंगी। और साइप्रस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव होगा। तो पहले चरण में साइप्रस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे
और इसके बाद क्रोएशिया भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा है जिसके लिए रवाना हुए हैं। साइप्रस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला पड़ाव होगा। यूरोपीय देशों के लिए साइप्रस एक अहम देश है और भारत के साथ साइप्रस के संबंध भी ऐतिहासिक रहे हैं। राजनयिक संबंध भी बेहद मजबूत रहे हैं साइप्रस के साथ, जहां दौरे का पहला पड़ाव प्रधानमंत्री के लिए। और ये 23 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हो रही है, तो इसके महत्व को भी समझा जा सकता है। साइप्रस में भारत के जो तमाम हित हैं एक दूसरे के देशों के साथ में, उसको लेकर के साइप्रस के नेताओं के साथ में जो प्रधानमंत्री के साथ में चर्चा होगी। और भारत साइप्रस के संबंध ऐतिहासिक और राजनयिक रहे हैं। क्षेत्रीय वैश्विक कूटनीति को नया आयाम देगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा है। तो बेहद महत्वपूर्ण कही जा रही है ये 3 देशों की यात्रा। साइप्रस पहला पड़ाव है। वैश्विक कूटनीति को नया आयाम देगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस की ये यात्रा, इस लिहाज से भी क्योंकि 23 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री साइप्रस की यात्रा पर जा रहा है। तो पीएम वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद सोमवार को प्रधानमंत्री साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना होंगे। कनाडा जाएंगे और वहां पर G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और उसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। पीएम की इस सम्मेलन में ये लगातार छठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो जो तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके प्रमुख भी इस G7 शिखर सम्मेलन में मौजूद होंगे, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1-to-1 डायलॉग्स होंगे, द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी। और इसके साथ ही साथ पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। G7 शिखर सम्मेलन के साइडलाइंस पर भी जो आमंत्रित देश हैं उनके नेताओं के साथ में, और G7 शिखर सम्मेलन से जो जुड़े के जो देश हैं, जो 7 देश हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये कहा जा रहा है सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार छठी बार इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री 18 जून को क्रोएशिया गणराज्य पहुंचेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां का ये पहला आधिकारिक दौरा होगा, तो इस तरह से क्रोएशिया की जो यात्रा है उसका महत्व भी समझा जा सकता है कि क्रोएशिया की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला क्रोएशिया दौरा होगा, यानी आज तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया का दौरा ही नहीं किया था। तो प्रधानमंत्री यात्रा के तीसरे चरण में क्रोएशिया पहुंचेंगे, क्रोएशिया गणराज्य, और पीएम अपने समकक्ष आंद्रेज प्लेनकोविक के साथ क्रोएशिया में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तो कुल मिलाकर बेहद महत्वपूर्ण और व्यस्तताओं से भरा रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा। पहले साइप्रस, फिर कनाडा और अंत में क्रोएशिया का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बेहद महत्वपूर्ण यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले चरण में साइप्रस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां से कनाडा जाएंगे और कनाडा के बाद फिर क्रोएशिया जाएंगे। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की महिलाएं अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए न केवल साफ और सुरक्षित रसोई का अनुभव कर रही हैं, बल्कि एक नई आज़ादी, आत्मनिर्भरता और स्वस्थ जीवन की ओर भी अग्रसर हो चुकी हैं। यहाँ की महिलाएं स्वच्छ सुलभ LPG का उपयोग कर रही हैं। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान पोर्ट ब्लेयर की महिलाओं का कहना है कि जहां पहले उनके रसोई घर धुएं से भरे रहते थे और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता था, अब उज्ज्वला योजना के जरिए उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्राप्त हुआ है, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए नहीं थकती हैं। देखिए ये विशेष बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 11 सालों में लोगों के जीवन में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिले। प्रधानमंत्री की हर वो योजना रिमोट एरिया तक पहुंची और ऐसे में आज उन सभी योजनाओं से लोगों के जीवन में खासा परिवर्तन देखने को मिला है। आज हम हैं अंडमान में और अंडमान के लोगों से हम ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जब उज्ज्वला योजना नहीं थी तो आप लोग घर पे जब खाना बनाते थे तो कैसे बनाते थे, कैसे जीवन चलता था, और आज कितना बड़ा परिवर्तन? स्टोव में चलता जी। स्टोव में चलने के बाद में मोदी ने गैस दिया और गैस थोड़ा अच्छे हो गए।
धुएं में आप खाना बनाते थे और आप गैस सिलेंडर मिल गया है, सरकार की वो योजना आपके घर पहुंची है। पहले तो बताइए योजना में आपको मिल क्या रहा है, कैसे देख रही है? तो सब बेनिफिट तो अच्छा है, जो अभी अभी मिला सब में अच्छा है। अभी घर तक मिल जाता है हम लोग का सिलेंडर। और पहले तो हम लोग को इंडक्शन और चूल्हा में बनाते थे तो करंट का प्रॉब्लम और चूल्हा में धुआं का, लकड़ी का सब प्रॉब्लम था। तो अभी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी गैस जल्दी जल्दी खाना वाना बनता है और हम लोग घर तक पहुंच जाता है सिलेंडर। तो हम लोग को प्रधानमंत्री को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना बढ़िया हम लोग को मतलब बेनिफिट्स अच्छा मिला है करके, तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद करना चाहती हूँ। सिलेंडर्स आपके पास कैसे पहुंचते हैं और कितनी सब्सिडी आपको मिलती है? सब्सिडी आके 363 रुपीज़ मिलता है, घर पर ही लेके आके पहुंचा देते हैं सर। पहले तो बोलने से चूल्हा में खाना बनाते समय बर्तन भी धोना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था। अभी तो ऐसा तो नहीं है, गैस आने के बाद जल्दी से बर्तन भी धो देते, सारा काम जल्दी भी हो जाता है। पोर्ट ब्लेयर में भी आपको उज्ज्वला योजना की सुविधा मिल रही है, वो भी घर बैठे। बहुत अच्छा लगा सर योजना मिलने के लिए, और प्रधानमंत्री को शुक्रिया बोलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आने के बाद पूरे देश में परिवर्तन देखा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल अगर बात करें तो अचीवमेंट के हैं, और वो सुविधा जो उन्होंने कहा था आज रिमोट एरिया में मिल रहा हो, ये कहानी अंडमान के घर घर की है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सुदूरवर्ती इलाकों के 13,800 से अधिक गरीब परिवारों तक इंडियन ऑयल ने एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त चूल्हा और पाइपलाइन पहुंचाई है। इससे वहां की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इस महत्वपूर्ण काम से स्थानीय पोर्ट ब्लेयर सहकारी समिति ने इसमें काफी मदद की है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में पोर्ट ब्लेयर सहकारी समिति के अधिकारियों का कहना है कि PMUY के तहत आज वहां की महिलाएं धुएं वाली रसोई और स्वास्थ्य जोखिमों को पीछे छोड़कर एलपीजी की आसानी और विश्वसनीयता को अपना रही हैं। पोर्ट ब्लेयर में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी इस योजना को घर घर पहुंचाने में खासा जो है मदद करते हैं लोगों की। और हमारे साथ कोऑपरेटिव के जो हेड हैं वो सिद्दीकी हैं। सिद्दीकी साहब, किस तरह से लोगों के जीवन परिवर्तन है और ये कोऑपरेटिव जो है, ये सहकारी संघ है, वो किस तरह से काम कर रहा है? ये कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड है। ये अंडमान में 1962 से ये यहाँ पे स्थापित हुआ है और तब से जो है लोगों को सर्विस दे रहा है। तो मैं तहे दिल से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा एक स्कीम जो गरीब लोगों के लिए लाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और हम लोग जो है यहाँ पे कम से कम 4,200 के करीब हमारे कस्टमर्स हैं यहाँ पे अंडमान में अभी, और जो एक्टिवली जो है उन लोग यूज़ करते हैं इसका। 1964 से आपका ये कोऑपरेटिव चल रहा है, उससे पहले किस तरह से उनकी लाइफस्टाइल थी और अब इस उज्ज्वला योजना के बाद जब आप लोग भी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं तो किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। एक तो मेनलैंड से करीब 1200 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ पे हर चीज़, हर सुविधा मिलने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है और ये ट्रांसपोर्टेशन को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। तो वो सब का अगर पहले के मुकाबले देखे जाए तो अभी तो बहुत ही बेटर है वो चीज़। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बेटर हुआ है और पहले जो है जब एलपीजी आने से पहले जो है टोटली फायर वुड में डिपेंड करना पड़ता था लोगों को, और वो चीज़ हम अपने कस्टमर लोग से भी सुना कि उनका तकलीफ़ क्या था। उनका आँखों का प्रॉब्लम होता था, उनका चेस्ट में प्रॉब्लम होता था, चेस्ट में इन्फेक्शन होता था, ये सारा प्रॉब्लम था। लेकिन आज वो सब जो है भगवान की दया से वो सब ठीक है और बहुत खुश है लोग। उज्ज्वला जो आया है स्कीम, आज हमारे पास 4,200 जो है कनेक्शन है, मतलब बाकी सारे आइलैंड को मिला के। तो इससे फ़ायदा तो है ही, ये बहुत अच्छा एक स्कीम जो सरकार ने चलाया, बहुत अच्छा इससे फ़ायदा है। क्योंकि लेडीज़ जो घर में काम करती हैं, मैं भी लेडीज़ हूँ, मैं भी 84 के बाद जब यहाँ गैस आया तभी मुझे गैस मिला। मैं सोशल वर्कर हूँ, मुझे घर का काम करके जल्दी जाना पड़ता था। एक तो ये है कि लकड़ी काटना बैन हो गया, लकड़ी भी नहीं मिलती, केरोसिन बैन हो गया। और उज्ज्वला से जो गरीब औरतें गांव-गांव की, वो बेचारी अपना किसी तरह से जुगाड़, गोबर का कंडा या वहाँ आसपास के जंगल से लकड़ी लेके अपना काम चलाती थी, लेकिन इस योजना से उनको बहुत आराम मिली है।
और उत्तराखंड के देहरादून में आज रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य योग के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। और ईरान और इजराइल ने तीसरी रात एक दूसरे के खिलाफ ताज़ा हमले किए हैं। इजराइल की सेना ने कहा है कि ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई हैं और साथ ही तेहरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। इजराइल के यरूशलेम और तेल अवीव शहर में आज तड़के एयर रेड सायरन बजे। तेल अवीव के आसमान पर कई मिसाइलें देखी गईं, जबकि इजराइल ने जमीन से इंटरसेप्टर रॉकेट्स दागी। इजराइल की एम्बुलेंस सेवा ने कहा कि उत्तरी इजराइल में पहले किए गए मिसाइल हमले में 3 महिलाएं मारी गईं और 10 अन्य लोग घायल हो गए। इस बीच ईरान ने कहा कि तेहरान में शाहरान तेल डिपो को इजरायली हमले में निशाना बनाया गया था, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में है और राजधानी के पास एक तेल रिफाइनरी पर इजरायली हमले के बाद आग लग गई थी। ईरान के अर्ध सरकारी तस्लीम समाचार एजेंसी ने बताया है कि इजरायली हमलों ने तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्रालय की इमारत को भी निशाना बनाया, जिससे मामूली नुकसान हुआ है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने इजराइल के ऊर्जा ढांचे और लड़ाकू जेट ईंधन उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाया। तेल अवीव के हाइफा तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच ईरान को आने वाले समय में और भी बुरे परिणामों की चेतावनी दी थी, लेकिन यह भी उन्होंने जोड़ा इसमें कि अगर तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम में भारी कटौती को स्वीकार कर लेता है तो इजरायली अभियान को रोकने में अभी भी देर नहीं हुई है। वहीं ओमान के मस्कट में होने वाली अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता रद्द कर दी गई, क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि जब तक ईरान पर इजराइल के बर्बर हमले जारी हैं तब तक वार्ता नहीं हो सकती। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम टोटल हेल्थ। कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।